कि मैं इतना बड़ा स्टार तो हूँ नहीं। जो कि मैं अभी भी सब्जी मंडी जाता हूँ, दुकानों में जाता हूँ, थोड़ा फ्रीली आप घूमेंगे तभी तो आपके दर्शक आपको देखेंगे कि हाँ ये भी खून पसीने का इंसान ही है बस। हीरो बनना है तो अच्छा दिखना पड़ेगा। एक जो ढांचा है, ऐसे लुक्स, ऐसा कलर, ऐसे बाल, ऐसी दाढ़ी, ऐसा फिजिक। कि हमारे देश का रेसिज्म तो अलग रेसिज्म है। बाहर के देशों में सिर्फ काले गोरे काले होते हैं, हमारे तो भर भर के रेसिज्म है। हमारे तो प्रांतिक रेसिज्म है, रीजनल रेसिज्म है, रिलीजियस रेसिज्म है। बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे देश के रेसिज्म के, अलग ही मायने हैं। देबू के लिए तो बहुत लाइट चाहिए होती है। देबू यार थोड़ा सा लाइट साथ में लेके आया कर, बोले ओके अगले बार से लेके आऊँगा, मैं बोल के टाल दिया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ नॉट अ प्लेस टू अंडरस्टैंड सिनेमा। पैसे मिलते ही कहाँ थे, पैसे भी नहीं मिलते थे, रोल भी बहुत कम गिने चुने मिलते थे, उसी में शाइन करने की कोशिश करते थे। ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं कि मुझे कोई हीरो का रोल मिले और मैं पेड़ों के इर्द गिर्द डांस करता नज़र आऊँ। सो ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर में अगर इस तरीके का हादसा होना शुरू हो जाए तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट खिलाना सिखाया जाता है। सही बात। उस सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है कि एक बार मैं एक फिल्म का नाम नहीं लूँगा, डायरेक्टर का नाम भी नहीं लूँगा। मैं शूटिंग कर रहा था, एक ऐसे बेंच में मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने मेरा डॉन बैठा हुआ है। मैं डॉन का हेंचमैन बन के मैं और एक बुजुर्ग एक्टर, हम दोनों ऐसे खड़े हुए थे और वो डायलॉग बोल रहा था। डायरेक्टर बीच बीच में ऐसे कर लेता था, यस यस यस, वेरी गुड और एक बार कहते थे। और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखते थे। शूट के बाद डायरेक्टर ने खुद मुझे बोला है कि आई विश दिव्येंदु यू वर देयर एंड दिस गाय वाज देयर। मैंने बोला दैट वाज योर चॉइस। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। एक पुरानी कहावत है, पंक्ति है, लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये पंक्ति उनके जीवन पर बहुत सटीक बैठती है, बहुत खरी बैठती है। ये वो हैं जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से दर्शकों के बीच में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई और आज फैंस उनकी एक झलक देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है सर आजकल? बस शूटिंग चल रही है, घर गृहस्थी का काम चल रहा है, प्रमोशंस चल रहे हैं, 2 इमीडिएट रिलीजेस थे मेरे, उनके प्रमोशंस चल रहे हैं, बाकी ज़िंदगी कट रही है मज़े से। इस इंटरव्यू से शुरू होने से पहले एक बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। एक दरवाजे की घंटी बजी, हम घर पे बैठे हैं सर के, एक डिलीवरी के लिए शख्सियत आई, पार्सल दिया और सर के साथ फ़ोटो खिंचवानी चाहिए। सर गए, फ़ोटो खिंचवाई, वापस आ गए। ये जो फैंस का लव है, कैसे देखते हो इसे आप? अच्छा है, उन्हीं के लिए सब कुछ है। सब मतलब जब हम काम भी तो इसीलिए करते हैं ना कि ताकि लोगों में पहचान बने, लोग को पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे, लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन बना रहे। सो दैट इज़ एवरीथिंग। अभी लगता है प्यार ओवर व्हीलिंग हो रहा है कि जैसे बहुत सारे एक्टर्स बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, फैंस उनसे मिल नहीं पाते हैं, या बहुत बार फैंस भी अपनी लिमिट भूल जाते हैं। एक्टर को खींच लिया, धक्का मार दिया। लगता है एक लिमिट, एक दायरा बहुत ज़रूरी है। वो तो एक मॉब साइकोलॉजी, मॉब मेंटेलिटी तो एक अजीब चीज़ है जो आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मॉब से तो डरना ही चाहिए। मॉब किसी भी किस्म के मॉब से तो आपको परहेज़ करना ही चाहिए। जैसे कि मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि मतलब जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में भी जिस दिन मॉब होता है उस दिन मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं बचपन से मैं मॉब से निकलता हूँ। मॉब का एक साइकोलॉजी है जो आपको पता ही नहीं है कि मॉब क्या करने वाला है, कब कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मॉब से हम हर कोई बचते हैं, लेकिन इंडिविजुअल से तो कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब किसी कौन से इंडिविजुअल कैसे हैं वो तो फिर चीज़ें अब वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन सिक्योरिटी के साथ घूमना या मतलब लोगों के ऐसे ही ऑडियंस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना, दूर
कर देना, उसमें वो मुझे नहीं लगता कि वो वाजिब बात है, और मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टार तो हूँ नहीं। जो कि मैं अभी भी सब्ज़ी मंडी जाता हूँ, दुकानों में जाता हूँ, चीज़ें खरीदारी करने भी जाता हूँ, तो आई लव इट। लाइक थोड़ा फ्रीली आप घूमेंगे, तभी तो ऑडियंस, तभी तो आपके दर्शक आपको देखेंगे कि हाँ, ये भी खून पसीने का इंसान ही है बस। अभी के अगर जो हालात हैं, हम्म, इससे अगर पीछे जाएं, शुरुआती वक्त में आपका जो बचपन था, आपके पेरेंट्स पीएनटी डिपार्टमेंट, है ना, आपका बचपन कैसा था? फिनेंशियली स्ट्रांग थे, नहीं थे? एक्टिंग को लेके कब लगा कि करना है? फिनेंशियली स्ट्रांग मतलब कि हम जितना बड़ा चादर था उतना ही बिछाया गया हमेशा। यही रहा हमारे में, क्योंकि मेरे पिताजी भी वैसे ही थे। पिताजी, मेरी मॉम, तो हम लोग मतलब एक जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो मिडिल क्लास फैमिली जैसे ही हम लोग चलते थे। जितनी हमारे मॉम डैड की इनकम होते थे उतने में हम चलाते थे। तो ऐसा तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से खिला पिला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छे स्कूलों में डाल के, ऐसे करके बड़े किए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स से। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि एक 70s के दशक में एक बंगाली लड़का एक कैलकाटा जैसे शहर में क्या क्या करता होगा, तो हम वही करते थे। मतलब कुछ मतलब म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, प्लेज, स्पोर्ट्स, पढ़ाई और स्पोर्ट्स, ड्रामा। पढ़ाई, ड्रामा, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, पेंटिंग, सब कुछ, मतलब लिटरेचर, लिटिल मैगज़ीन, जो कुछ भी संभव होता है हम करते थे। कलकत्ता की गलियों से एनएसडी का सफ़र कैसे तय किया? क्या कुछ परेशानियां आई? और बहुत सारे लोगों से बात होती है, मनोज वाजपेयी साहब हो गए, राजपाल यादव हो गए, जो एनएसडी में जाने के बाद ना बहुत से उनके बोलते हैं जाले हटे सिनेमा को लेके, कैसे इंडस्ट्री काम करती है उसके लेके। आपके साथ क्या हुआ? यार, अव्वल तो मैं कहूँगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ नॉट अ प्लेस टू अंडरस्टैंड सिनेमा। ये सिनेमा का इंस्टीट्यूट है नहीं। मैंने सिनेमा में जाना है और सिनेमा करना है और सिनेमा में बॉम्बे आना है, बॉम्बे आके स्ट्रगल करना है, इसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो लोग जाते हैं, मैं उन कैटेगरी के एक्टर नहीं हूँ। तो मैंने कभी सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं आया। मैंने थिएटर को और समझने के लिए, थिएटर की और पढ़ाई करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरा मुंबई आने का ज़रिया नहीं था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जगह थी, एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ मैंने पढ़ाई की है। और वहाँ जाले जहाँ तक हटने की बात है, वहाँ क्योंकि आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाई 1990 बाई इप्टा इन 1993। सो मैं अपने हिसाब से मैं काम करता रहा, काम कर ही रहा था। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद जो मैं एमेचरिश लेवल में कर रहा था, उसके लॉजिक समझ में आया, उसके ऊपर पढ़ाई हुई। तो जो हम अक्सर थिएटर में कर लेते थे एमेचरिश तरीके से, वो उसके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है। वहाँ आपको पता चलता है कि अच्छा ये मैं करता था, अच्छा ये मैं क्यों करता था, ये करने से ऐसा होता है, अब और भी कुछ कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें आपको मतलब आपको प्रोसेस से आप जानकार होते हैं, प्रोसेस नाम की चीज़ क्या होती है, मेथड क्या होती है। डिफरेंट थिएटर एक्टिविस्ट, लिटरेट, सबके थियरीज आप पढ़ते हैं। आपको म्यूज़िक के बहुत दिग्गज मिल जाते हैं, म्यूज़िक के ऊपर किताबें मिलती है, आपको पेंटिंग के ऊपर किताबें मिल जाती है। तो सारी चीज़ें मतलब इट्स लाइक जब कि सिनेमा इट्स जस्ट नॉट, मतलब सिनेमा या एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, ये बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव है। जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको देती है। तो वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके आप 3 साल का आपका कोर्स होता है, 3 साल आप समर हॉलीडे भी मना के आ सकते हो, बिकॉज आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप ऐसी जगह में रहते हैं, बिल्कुल न्यू दिल्ली 1 मंडी हाउस में
जहाँ ग्रीनरी है, सब कुछ सारी चीज़ों की सहूलियत है। आप कनॉट प्लेस आपके नज़दीक में है, आप वहाँ जाइए, खाइए पिए ऐश कीजिए, सिनेमा देखिए, सब कुछ कीजिए, तो वो समर हॉलीडे भी मना सकते हो। लेकिन समर हॉलीडे अगर ना मनाए तो 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपके लिए ख़जाना है। तो वो वो जिनको चांस मिल जाता है वो खुश नसीब होते हैं। तो हम उन खुश नसीबों में से एक थे। एक ऐसा ग्रुप भी था जिस ग्रुप में मैंने काम करना शुरू किया था, बिकॉज वो बड़े बड़े लोगों के ग्रुप थे, न्यू थिएटर्स ग्रुप। वहाँ मैं जाके सीखता था, मैं वहाँ मुझे चांस नहीं मिलते थे, चांस नहीं मिलता था, तो मैं कभी चाय ला दिए किसी के लिए, चल देबू जाके सिगरेट लेके आ, चल देखिए बीड़ी लेके आ, चल चाय का ऑर्डर दे के आ, और मैं बैठा रहता था, देखता था रिहर्सल। तो वो भी एक तो ये सारी जो चीज़ें है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके सम अप हो गया। एक ही जगह में 3 साल 24 घंटे, मतलब 24/7 हमारा कोर्स चलता था। उस टाइम एक ऐसा टाइम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिन भर खुला रहता था, अब दिन ऐसा भर। नहीं होता है? अब मुझे नहीं पता, ओके। अब मुझे नहीं पता। एक ऐसा टाइम था जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रात को भी, अगर आप चाहे तो रात रात को भी आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी में एक स्टाफ और लाइब्रेरी में पूरी रात जगी हुई है आपके लिए। और ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आपके लिए रात भर खुला है। तो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते थे। हम दिन भर काम करते थे, दिन भर काम करने के बाद हमारा जो होमवर्क होता था वो होमवर्क हम रात को करते थे। तो अक्सर तो ऐसा टाइम भी होता था कि जहाँ हम स्टूडियो में ही सो जाते थे, हो सकता है हॉस्टल जा भी नहीं पा रहे। तो 24/7 तो वो कैसे पलक झपकते गुजरता है वो टाइम, हम बता नहीं सकते। उसके बाद जब सिनेमा, फिल्में, मुंबई, क्या बदलाव फील किया? और मुंबई आने से पहले आपके पास आई थिंक मॉनसून वेडिंग हो गई थी फिल्म। थिएटर का इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं बार बार ये कहूँगा। और थिएटर इज द मदर ऑफ एक्टिंग, स्टेज इज द मदर ऑफ एक्टिंग, वी ऑलवेज से दैट। और हाँ, मतलब लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सारी चीज़ें आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सेल्फ सफिशिएंट एक थिएटर पर्सनालिटी बनते हैं। उसके बाद मैंने तुरंत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ के तुरंत जो मुंबई आ जाने वाली जो एक फीलिंग होती है कि लोग चलो अभी हमारा तो काम ख़त्म हो गया, हमारा तो यही यहीं तक था, अभी हमको मुंबई जाके सिनेमा में काम करना है, तो वो भी नहीं था मेरा। वो भी नहीं था मेरा। मैंने 3 साल एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में काम किया, थिएटर किया, और भी, और थिएटर के साथ और जुड़ा रहा, और जानने की कोशिश की। और मैं एक बंगाली स्पीकिंग लड़का था, तो मुझे हिंदी रंगमंच और भी ज़्यादा करना था। हिंदी रंगमंच, हिंदी में काम करके मुझे हिंदी को और भी शार्प करके फिर मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना था। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, जो आपका कोई काम ही नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी है, आप सुबह जाइए, रिहर्सल कीजिए, शाम को नाटक कीजिए, घर आइए, ये आपका जॉब है। और बस आपको इसी बात की तनख्वाह भी मिलती है। बहुत बढ़िया जॉब है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन वो भी 3 साल, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल वो रेपर्टरी कंपनी में रहने के बाद रेपर्टरी कंपनी का हालात बहुत बदलना शुरू हुआ था। रेपर्टरी कंपनी में एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ नॉन डिजर्विंग लोग गवर्निंग बॉडी में आना शुरू हुआ था। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये जगह अभी आई एम नॉट स्मेलिंग गुड, सो आई एम स्मेलिंग, फाउल स्मेल आना शुरू हो गया था मुझे। तो मुझे कि 3 साल काफ़ी, तो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी मैं कलकत्ता वापस गया था। कलकत्ता जाने के बाद मैं 3 साल कलकत्ता में सोचा था कि अपना, क्योंकि मेरा मदरलैंड है, मातृभाषा है, तो मैं सोच रहा था कि वहाँ जाके कुछ अपना तराशूँ, कुछ देखूँ कि क्या उधर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। तो मैंने ये पाया कि मुंबई ज़्यादा पहचाना हुआ शहर है मेरे लिए, क्योंकि मेरे इमीडिएट बैच में, जो मेरे बैच वाले सारे, उसमें ऑलमोस्ट लाइक 7 या 8 लोग मुंबई में थे। तो ऑफकोर्स मैं मुंबई में, मेरे सारे दोस्त मुंबई में थे। मेरे इमीडिएट सीनियर्स जो थे वो भी मुंबई में थे, उसकी इमीडिएट सीनियर्स वो भी मुंबई में थे। तो ऑलमोस्ट मुझे पता चला कि मुंबई में सबसे ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक आई नो हाफ ऑफ द मुंबई।
सो तब मुझे लगा कि चलो अब दिल्ली का सफ़र ख़त्म हुआ मेरा, अब मुंबई की तरफ रुख करते हैं। जब मुंबई की तरफ रुख किया, मुंबई में ऑफ कोर्स मानसून वेडिंग मेरी पहली फिल्म थी, जो मैं दिल्ली में बैठ के ही मैंने किया था। वो करके फिर मैं मुंबई आ गया, और मुंबई आने के बाद सिनेमा एक फ्रैगमेंटेड मीडिया है, फ्रैगमेंटेड आर्ट फॉर्म है। सब आई कॉल इट अ बोरोड आर्ट फॉर्म, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मीडिया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, बहुत डिपार्टमेंट्स पे सिनेमा में होता है, जो एक साथ जाके कोहेसिव होता है। एक ऑर्गेनिक यूनिटी तभी बनती है, क्योंकि यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट है या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, ये सारी डिपार्टमेंट है। वो स्टेज में क्या है, स्टेज में सब कुछ हो जाने के बाद जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते, तब डायरेक्ट ऑडियंस के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन चलता है, आप मुखातिब होते हैं ऑडियंस के साथ, तब डायरेक्टर का कोई प्रेजेंस होता ही नहीं है वहाँ। डायरेक्टर बीच में प्ले बंद करके ये नहीं बोल सकते कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर, ऐसा, वहाँ वो डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन सिनेमा एक अलग आर्ट फॉर्म है। सिनेमा जब तक वो पर्दे पे नहीं आती तब तक ये मेकिंग के प्रोसेस में रहता है। तो हर एक बार आप हो सकता है क्रोनोलॉजिकली शूटिंग भी नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है क्लाइमेक्स पहले कर दिए। हाँ। तो क्लाइमेक्स पहले कर दिया, पहले किसी गाने के शूटिंग कर दिया, एक एक्शन सीक्वेंस अचानक कर दिया, और पता चला कि सबसे कठिन सीन फर्स्ट डे ही रखा हुआ है। नॉन लीनियर, कंप्लीट नॉन लीनियर, मतलब कंप्लीट नॉन लीनियर। ये कंप्लीटली डायरेक्टर के प्रोडक्टिव्स के हिसाब से होता है। उसके बाद एडिटिंग एक अलग आर्ट है, जो आपको क्या रखना है या नहीं रखना है वो भी आपको, वो अब एज एन एक्टर आपको नहीं पता। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट आर्ट फॉर्म ऑल टुगेदर। तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए आपको उस मीडिया की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो धीरे धीरे सिनेमा में काम करते हुए आपको वो अंडरस्टैंडिंग आती है। अदरवाइज थिएटर और सिनेमा में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। मॉनसून वेडिंग की फीस याद है कितनी मिली थी? मॉनसून में 30,000 रुपये मिले थे। उस वक्त के हिसाब से था कि अच्छा मिला है? उस के हिसाब से बहुत अच्छे मिले थे। मतलब मैं मतलब हाथ में पैसा है, मुंबई जा रहा हूँ, मतलब कैसे खर्च किए? खर्च क्या किए, मतलब मुंबई में आए, मुंबई में आने के बाद दोस्तों के साथ रहा, फिर उसके बाद घर लिया, फिर 1800 रुपया 1800 रुपये किराए होते थे। 2 दोस्त मिल के रहते थे, वो 900 देता था, मैं 900 देता था। तो वो हाथ में अगर आपका पैसा, आपके हाथ में थोड़ा पैसा है, ऊपर से रेपटरी कंपनी करके आया था, तो रेपटरी कंपनी सरकारी संस्थान है, वहाँ की ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब भी होते थे, तो उसके भी पैसे थे थोड़ा बहुत कुछ। तो इसलिए मैं मुंबई जब आया था तो हाथ में मेरे कुछ पैसे थे, मेरे खुद के कमाए हुए पैसे थे। तो घर से एक पैसे भी नहीं लिया था, खुद के कमाए हुए पैसे थे। तो इसीलिए आते ही तो आपको काम मिलता नहीं है ना, और आपको काम मिल भी जाता है तो क्या मिलता है, कोई पैसे ही नहीं मिलते थे। मतलब मुझे अभी भी याद है कि मतलब एक शो किया था मैंने, एपिसोडिक मिलते थे हम लोगों को सारे। तो एक एपिसोडिक काम किया था तो 1200 रुपया पर डे का हिसाब हुआ था। तो एक ही दिन का काम था, 1200 रुपये। तो मैं 1200 रुपये शूटिंग के बाद 1200 रुपये लेने जब गया था, तो ईपी बोलता है कि नहीं, वो हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, 1200 रुपये तो होता नहीं है, हाँ आपको 1000 रुपये ही मिलेगा। तो ऐसे भी करते थे। फिर मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार तू 100 रुपया कन्वेंस का लगा दे कि तू ऑटो में गया। मैंने कहा कि यार छोड़ रहने दे यार, ठीक है 1000 रुपये दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो पैसे मिलते ही कहाँ थे, पैसे भी नहीं मिलते थे, रोल भी बहुत कम गिने चुने मिलते थे, वो छोटे किरदार मिलते थे, उसी में शाइन करने की कोशिश करते थे ताकि आगे बड़ा काम मिले। उस इमेज को तोड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोला और माना जाता है, हीरो बनना है तो अच्छा दिखना पड़ेगा। एक जो ढांचा है, ऐसे लुक्स, ऐसा कलर, ऐसे बाल, ऐसी दाढ़ी, ऐसा फिजिक, उनको बहुत सारे एक्टर्स ने तोड़ा है कि भाई एक्टिंग अलग चीज़ है और मॉडल होना अलग चीज़ है। आपके साथ वो जर्नी कैसी रही? कितना रिजेक्शन मिला, कैसे झेला? रिजेक्शन क्या, मतलब उस लाइन में मैं गया ही नहीं ना। जब आपको पता है कि ये प्रीकॉन्सीव नोशंस है, ये नोशन से हिंदुस्तान निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि हमारे देश का रेसिज्म तो अलग रेसिज्म है। बाहर के देशों में सिर्फ गोरे काले होते हैं, हमारे तो भर भर के रेसिज्म है। हमारे तो प्रांतिक रेसिज्म है, रीजनल रेसिज्म है, रिलीजियस रेसिज्म है। तो बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे देश के रेसिज्म के, अलग ही मायने हैं।
तो इन सब चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ कभी। जब जहाँ जो चीज़ आपको मालूम है, जो चीज़ है और जिसको आप कभी नहीं बदल सकते और कभी बदलेगा भी नहीं, हिंदुस्तान में कभी नहीं बदलेगा, वर्ल्ड में कभी नहीं बदलेगा, तो उस गली में जाना ही नहीं, उस दिशा में जाना ही नहीं। जितना अपने हाथ में है उतना ही करते रहना चाहिए। तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं कि मुझे कोई हीरो का रोल मिले और मैं पेड़ों के इर्द गिर्द डांस करता नज़र आऊँ, या दौड़ के आए विलेन के सीने में एक लात मारा, विलेन गिर गया, वो सब वो टेंजेंट में ही मैं नहीं गया। तो जो मिलता रहा उसी में मैं खुश रहा, उसी को मैं पॉलिश करता रहा, उसी को अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करता रहा शिद्दत से। तो इसीलिए मुझे कभी कभी ऐसा हार्ट ब्रोकन मैं होता नहीं था। हुए, मतलब बहुत बार हुए, बहुत बार कोई वाक्य ऐसा याद है आपको, कभी कुछ ऐसा पाला पड़ा हो, पाला कुछ ऐसा बोल दिया हो? नहीं पाला पड़ा, मतलब हाँ, मतलब ऐसा कुछ, हाँ, मतलब ऐसे तो वो मैं जोक में भी ले लेता, पता है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं इन चीज़ों को दिल में नहीं रखता हूँ। जैसे कोई बोला कि यार देबू के लिए तो बहुत लाइट चाहिए होती है, देबू यार थोड़ा सा लाइट साथ में लेके आया कर, बोला ओके अगले बार से लेके आऊँगा, मैं बोल के टाल दिया था। क्योंकि इनसेंसिटिव टॉपिक्स जो करते हैं, जो इनसेंसिटिव बातें करते हैं, उसके साथ सेंस की बात अब नहीं कर सकते। तो आप हमेशा, आपको हमेशा रिफ्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को, आपको खुद को बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि नॉनसेंस लोग अगर बहुत सारे हैं तो वहाँ आप नॉनसेंस लोगों के साथ सेंस की बात कैसे कर सकते हैं? तो आपको भी नॉनसेंस चीज़ को नॉनसेंस की तरीके से ही लेके आपको नॉनसेंसिकल रिप्लाई देके निकल जाना पड़ेगा ना। क्या मुश्किल है, पहली बार काम मिलना या खुद को टाइपकास्ट होने से बचाना? दोनों ही मुश्किल है। पहली बार काम मिलना भी मुश्किल है और अपने आप को टाइपकास्ट होने से बचाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि लोगों में इमेजिनेशंस तो है नहीं। बहुत बहुत रेयर डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें इमेजिनेशन के लेवल होते हैं। बहुत रेयर कोई कास्टिंग डायरेक्टर होता है जिनमें इमेजिनेशन के लेवल होते हैं। ये बहुत इजी सा एक फार्मूला है कि जिसने जो किया है उसने विलेन किया तो उसको इसी टाइप का कैरेक्टर पिछली बार किया था, इसमें ले लो। अरे पिछली बार इसने पुलिस इंस्पेक्टर किया था, इसी को ले लो। अरे पिछली बार इसने साइंटिस्ट का किया था, इसी साइंटिस्ट अच्छा ले लो। ब्यूरोक्रेट किया था, ब्यूरोक्रेट ले लो। तो आपको बार बार लूप में डालने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी शिद्दत होनी चाहिए और आपका टैलेंट होना चाहिए, आपका क्राफ्ट होना चाहिए। आप बार बार वही रोल करते हो, अलग कर दो। तो जो मैं करने की कोशिश करता हूँ, कभी कभार सक्सेसफुल होता है, कभी कभार नहीं होता है। एक होता है मेकर्स एक्टर को रिजेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। दूसरा होता है जब एक्टर किसी भी फिल्म को, मेकर को, प्रोजेक्ट को मना करता है। दूसरा वाला केस कितना मुश्किल है? कहीं ये जहन में चलता है कि मैंने इस एक्टर को या इस प्रोड्यूसर को या फिल्म मेकर को मना किया कि मैं इस वजह से काम नहीं कर पाऊंगा, अगली बार कहीं उसने मेरे को काम नहीं दिया तो? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये तो आपके दिमाग में रहता ही है, आपके दिमाग में रहता ही है। तो इसलिए आखिर तक आप उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो। और लेकिन अगर आपको नहीं करना, आपको शुरू में ही पता चल गया कि ये नई काम नहीं करना, ये काम मेरे लायक है नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसका ज़रिया ढूंढते हैं कि किस तरीके से मना किया जाए। क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जैसे छोटी सी इंडस्ट्री है, कल यही डायरेक्टर, कल यही प्रोड्यूसर आएंगे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने वैसे एक डायरेक्टर को मना कर दिया था, मुझे नहीं करना, तो घूम के कभी मेरे पास नहीं आया। तो अभी आपने जाके बात करने की कोशिश की कि मैं इस वजह से ये फिल्म या प्रोजेक्ट आपका नहीं कर पाया? फिर वो जस्टिफिकेशन कोई मतलब नहीं है। मतलब आप बाद में क्या बोले, क्या ना बोले, किसी के अंदर कोई भी एक चीज़ घर कर जाए, उस चीज़ से वो निकल नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो कभी होता नहीं है ऐसे कुछ रिकन्सिलेशन, मतलब कि आप बाद में जाके कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जो एक चीज़ जो हो गया तो हो गया, मतलब इस जस्ट बंदूक से गोली निकल गई तो निकल गई। और सक्सेस के हिसाब से लोग बदलते हैं कि एक वो फेज जब स्ट्रगल था, एक वो फेज जहां दर्शक और लोग काम पहचानते हैं। सक्सेस के हिसाब से लोग को बहुत बदलते देखा है मैंने, बहुत बदलते देखा है। बहुत पुराने दोस्तों को बदलते देखा है, बहुत ही चीज़ इक्वेशन अलग होते हुए देखा है मैंने। लेकिन मैं उसी चीज़ को बुनियादी तौर पे ठीक रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ। ये मानते हो कि एक आउटसाइडर का स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा है एक इनसाइडर से? यार वो इनसाइडर आउटसाइडर तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मान लो कि 400 मीटर आप भाग रहे हो, तो
आपका स्टार्टिंग पॉइंट 400 मीटर से होता है, जो इनसाइडर होता है वो ऑलरेडी 200 मीटर तय कर चुका पे है, है तो करेक्ट 200 मीटर पे खड़े हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा भागना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा रेस में लगना पड़ रहा है, इतना ही है। बाकी मुझे लगता है इनसाइडर जो है उनको भी उनके लिए भी एक स्ट्रगल होता है, उनके लिए स्ट्रगल ये होता है कि ऑलरेडी लोगों को पता है कि यार दे आर इनसाइडर्स एंड दे हैव बॉर्न विद द प्लैटिनम स्पून। वो भी उनके लिए भी एक ये है कि वो कल उनको स्ट्रोल भी करते हैं लोग, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, मतलब और आउटसाइडर का कम से कम वो नहीं होता है, दे आर ब्रांड न्यू होता है, दे आर फ्रेश होता है, वो अपना कार्व अपना निश खुद ही कार्व कर लेते हैं। और इनसाइडर जो होता है उनको ऑलरेडी पता है, दुनिया को पता है कि उनके लिए कोई और उनके निश को कार्व करे जा रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स आउटसाइडर के लिए तो है, टफ तो है मामला, लेकिन चक्कर ये है कि एक आर्ट फॉर्म है, इतना बड़ा मीडिया है, इतनी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा देश है, तो एवरीबडी इज़ वेलकम। आपने अभी एक जवाब में कास्टिंग डायरेक्टर का जिक्र किया। बीते कुछ वक्त में अधिकतर कास्टिंग उनके ही थ्रू हो रही है, वहीं पहले सीधे मेकर्स डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वगैरह बात करते थे। आपको लगता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने से फिल्मों का प्रोसेस इजी हो गया या मुश्किल हो गया है? यार ये भी डिपेंड होता है, ये भी डिपेंड, मैं आपको वो बताता हूँ कि ये भी इट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब आसान होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप जहाँ पहुँच नहीं पा रहे वहाँ कोई ऑलरेडी पहुँचा हुआ है और आपको वहाँ तक लेके प्रेजेंट किया जा रहा है। तो लेकिन पहले ज़माने में जैसे कि मुझे याद है कि हम सीधे डायरेक्टर के साथ मिलते थे, वो मेरे लिए बहुत आसान लगता था। वो मुझे आसान लगता था इसलिए कि डायरेक्टर्स जब तक आपको एज अ डायरेक्टर एक्टर से जब नहीं मिलते, उस व्यक्ति से जब नहीं मिलते, तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल कैसे है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ही विल ओनली मेक यू द कैरेक्टर, आपसे ही वो कैरेक्टर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे अगर डायरेक्टर, और 1000 ऑडिशन दे के भी उस जगह में नहीं पहुंचा जा सकते, बिकॉज ऑडिशंस कौन लेते हैं? ऑडिशन डायरेक्टर्स नहीं लेते, ऑडिशन कोई और लेता है। तो एक ऑडिशन जब आप लेते हैं तो ऑडिशन में हजार चीज़ें जो है वो गायब भी हो जाती है, मतलब कि आपको पता ही नहीं कि आप सही दिशा पे ऑडिशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो भी आपको नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्टर का विजन है ही नहीं। आई थिंक इट्स अ catch-22 सिचुएशन है, मतलब कि ऑफ कोर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स का रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर एक पूरे प्रोजेक्ट को देखता है और पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक्टर्स लेके आते हैं आपके पास, वो भी एक अच्छा तरीका है। और ये भी अच्छा तरीका है कि डायरेक्टर सीधा मिल लिया सबसे, तो वो भी अच्छा तरीका है। तो दोनों तरीका ही मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है, लेकिन वही एंड ऑफ द डे फेवरेटिज्म नाम की जो चीज़ें होती है उसका भी एक डर लगा रहता है, उनसे हमको अगर बच जाए तो और भी मज़ा आएगा। आपकी अगर फिल्मोग्राफी की बात करूं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं, और जिन कैरेक्टर्स की स्पेसिफिकली बात होती है, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, वो प्ले करना बतौर एक्टर कितना मुश्किल है, वो उस मेंटल स्पेस में जाना। उदाहरण के लिए क्रिमिनल जस्टिस, जो लायक का कैरेक्टर है, जब मैंने उसको देखा था वो कहीं ना कहीं छप गया था कि ऐसा भी होता है क्या। आपके लिए कितना मुश्किल रहता है वो? ऑफ कोर्स नेगेटिव कैरेक्टर करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आप वैसा होते नहीं ना, आपको रेपिस्ट का कैरेक्टर करना पड़ रहा है, आपको मॉलेस्टर का कैरेक्टर करना पड़ रहा है, आपको मर्डरर का कैरेक्टर करना पड़ रहा है, आपको बिल्कुल ग्रूसम किलर का कैरेक्टर करना पड़ रहा है। ये अब थोड़ी ना होते हो बुनियादी तौर पे, मतलब कि ये आपके अंदर का वो एक कहावत है कि अब एक्टिंग की दुनिया में कि आप ही के अंदर राम है, आप ही के अंदर रावण है। जो जिस चीज़ को आप नर्चर करते हो वो चीज़ आपके निकलते हैं। तो आप कुछ दिन के लिए वो चीज़ को नर्चर करते हो, सेल्फ को नर्चर करते हो कुछ दिन के लिए, उस एक अंदर आपके अंदर जो अंदरूनी शैतान सबके, जैसे कि क्योंकि इंसान में ही हिटलर बने हैं। हिटलर तो कहीं एलियन तो थे नहीं। एक इंसानी हिटलर बना था, एक इंसानी अब फिर बुद्धा बनता है, तो बुद्धा भी एलियन नहीं थे, सब इंसान में से ही होता। तो इंसान के अंदर ये सारे सेल्फ रहता है, वो कहीं अंदरूनी है जो हम कभी ज़िंदगी में सोसाइटी में हम उस चीज़ को लाते नहीं है
कहीं ना कहीं अंदरूनी वो जो डार्क स्पेस है, उस डार्क स्पेस को अब जब नर्चर करते हैं तो वो डार्क स्पेस जब आपके सामने निकल के आता है तो आपको खुद ही डर लगता है कि अरे बाप रे बाप। तो इसलिए वो कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस कैरेक्टर अगर बहुत अच्छी तरीके से करो तो ऑडियंस को भी लगने लगता है कि यार ये कितना खराब इंसान। कभी ऐसा हुआ कुछ? बहुत लोगों से बात होती है, बोलते लोग हकीकत में वैसा मानने लगते हैं। हाँ, जैसे कि लायक ताल्लुकदार को लोग हकीकत में ऐसा मानने लग गए थे। मुझे एयरपोर्ट में बोलता है कि सर आपसे मिलने में डर लगता है। सो सर, अरे यार आप मेरे पिताजी बोल रहे थे कि यार उससे ना मिलो, वो अजीब सा इंसान है। तो लेकिन ये चक्कर ये है कि वो इतने एक्टर तो विजेता है, ये जीत है पर ये मूर्खता भी है लोगों के। ये जज्बात, मैं बोलता हूँ कि ठीक है जज्बात एक अच्छी बात है, जज्बाती होना, लेकिन ये मूर्खता भी है एक तरीके की, क्योंकि उनको फिर बाद में कोई और काम भी देख लेना चाहिए जहाँ में सुपर पॉजिटिव हो। अनदेखी देख लिया जाए, जहाँ में जहाँ उनको वो रॉकेट बॉयज देख ले। तो जहाँ मैं डिफरेंट कैरेक्टर भी हूँ तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा है, ये तो वैसे ही इंडिया में शिक्षित लोगों की कमी होती जा रही है तो क्या किया जाता है। दो डायरेक्टर्स हैं, एक अनुराग कश्यप, दूसरे विवेक रंजन अग्निहोत्री। दोनों का ही काम बहुत अलग है और दोनों की ही ऑडियंस अलग है। बतौर एक्टर जब उनके साथ काम करते हो क्या अलग होता है सेट पे? विवेक और अनुराग में क्या अंतर है? ये कहना बहुत मुश्किल है। अनुराग एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके के डायरेक्टर है, विवेक एक कंप्लीटली अलग तरीके के डायरेक्टर है। अनुराग का सब्जेक्ट अलग होता है, विवेक का सब्जेक्ट अलग होता है। अनुराग के टेक अलग होते हैं, विवेक के टेक्स अलग होते हैं। तो अनुराग के प्रोसेस अलग है, विवेक का भी प्रोसेस अलग है। तो ये सी द थिंग इज दैट आर्ट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही कहानी में 3 अलग अलग डायरेक्टर को डायरेक्ट करने दूँ तो तीनों अलग अलग पिक्चर बनाएंगे। करेक्ट। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ ऑन प्रॉम्प्ट कौन ज़्यादा चीज़ें चेंज करने देता है या कोई नहीं? जैसे जितना मुझे पता है अनुराग अगर अपने एक्टर्स को लिबर्टी देते हैं, अनुराग बहुत चेंज करने देता है। हाँ। अनुराग बहुत लिबर्टी देता है। अनुराग के साथ काम करना एक लिबरेशन है। मतलब यू नो कि एक आपको पता है, जैसे कि मैं अनुराग के साथ काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार तू बता ना मैं इसको कैसे करूँगा। बोले कि तेरे को जैसा लग रहा है तू बना इस कैरेक्टर को। फिर अगर कुछ ऐसा होगा कि आप खुद ही आएगा, क्योंकि वो खुद ही एक एक्टर है, उसके अंदर का भी एक बहुत एक्टर जाग उठता है, तो खुद ही आके बोलता है कि यार तू इसको ना ऐसे कर दे वैसा कर दे। विवेक भी वैसे, विवेक के साथ भी जब मैं काम किया, विवेक भी बोले कि भाई ये तेरा स्क्रिप्ट है, तेरा रोल है, तेरा ये कैरेक्टर है, तू जैसे करना चाहता तो मेरे को करके बता यार, कोई टेंशन नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू है। डायरेक्टर्स आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, अलग सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, तो उनके अलग अलग सोच। 3 एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल और जॉन अब्राहिम। तीनों की ही फिटनेस को लेके बहुत चर्चा रहती है। तीनों के साथ आपने काम किया है, इनके बारे में बताइए मेरे को। मतलब कैसे शूटिंग सेट पे भी ये सब चीजें रहती हैं या नहीं रहती? यार ऑफ कोर्स यार, उनके मेन फंडा ही है फिटनेस। उनका मेन फंडा ही है फिटनेस। तो उनके फिल्म में भी अलग होती है, उनका रेजिम अलग होता है। वो उनके ज़्यादा डिसिप्लिन मैंने एक्टर्स नहीं देखे कि रात को 9 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। तो जो कि बिल्कुल आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम एज एन एक्टर। मैं रात को 4-5 बजे सो रहा हूँ जब उठ रहे। तो वो अलग है, वो अलग ब्रीड है एक्चुअली। दे आर लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रीड। और मुझे लगता है कि अगर हर कोई ऐसा ब्रीड हो जाए तो हो सकता है तो अच्छी बात है क्योंकि बट हम हैं नहीं, हम नहीं कर सकते उस जगह में। 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं है। ऑफ कोर्स एक फैमिली में जुड़वे बच्चे पैदा होते, 2 भाई जुड़वे बच्चे, वही अलग होते हैं। हाँ, तो इसका कोई ये नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए अक्षय कुमार के बारे में। कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला है कि जब वो डायलॉग्स बोलते हैं अमूमन तो पीछे क्यू कार्ड्स रहता है, बात करते हुए बोलते हैं। और ऐसे भी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उनकी जो भी फिल्म आई थी आखिरी, उसको लेके। ऐसा था जब काम किया था आपने या नहीं था ऐसा?
अब ये सब बातें मैं नहीं बोलूँगा। ये सब बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। वो आपको हाँ। आपको पता चल जाएगा, अगर आपको कुछ, अगर हाँ। आपको, आप लोग हमसे ज़्यादा इनसाइडर है, आपको पता है ना, तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होता है। हमारे सोर्सेज तो आप ही सब होते हैं, और कौन होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये कितना सही है कि किसी बड़े एक्टर को किसी कैरेक्टर में फिट करने के लिए प्रोस्थेटिक यूज कर दिया, उसको काला कर दिया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में जो वैसा एक्टर है उसे कास्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे सुपर 30, ऋतिक रोशन, सांड की आंख, भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू, उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बट हकीकत में जो वैसे एक्टर्स दिखते हैं जो उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, उनको कास्ट नहीं करते। कॉमर्स, कॉमर्स, हम्म। बिजनेस, हम्म। बॉलीवुड एक बिजनेस है, कॉमर्स है। वो कॉमर्स जो लोग रेगुलेट करते, जो लोग उस कॉमर्स को निर्धारण करते, वही डिसाइड करते कि कौन होगा कौन नहीं होगा। वहाँ आप और हम कुछ नहीं कर सकते। कि अगर कॉमर्स बोलेगा तो एक श्री कृष्णा जो काला होता है, ये श्याम वर्ण होता है जिनका, जो कृष्णा है, वहाँ भी आप गोरा आदमी ले आके उसको काला करके भी हाँ। श्री कृष्णा बना सकते हो। ये कॉमर्स है, ये नोशंस है, कॉमर्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये शिक्षा है। और इस कॉमर्स का जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन पर कितना फर्क पड़ता है? फिल्म अगर हिट हुई मैं तो बहुत क्या फर्क फीस बढ़ती है? बहुत फर्क पड़ता है। कि एक बार मैं एक फिल्म का नाम नहीं लूँगा, डायरेक्टर का नाम भी नहीं हम्म। लूँगा, मैं शूटिंग कर रहा था, एक ऐसे ऐसे बेंच में मैं बैठा हुआ था, और मेरे सामने मेरा डॉन बैठा हुआ है, डॉन के साथ और एक बातचीत चल रही है। हम्म। मैं डॉन का हेंचमैन बन के, मैं और एक बुज़ुर्ग एक्टर जो अभी गुजर गए, हम दोनों ऐसे खड़े हुए थे, और वो डायलॉग बोल रहा था, डायरेक्टर बीच बीच में ऐसे कर लेता था, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, और एक बार कहते, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखते थे, हम हेंचमैन बन के खड़े होते थे। और उस शूट के बाद डायरेक्टर ने खुद मुझे बोला है कि आई विश दिव्येंदु यू वर देयर एंड दिस गाय वॉज देयर। मैंने बोला दैट वॉज योर चॉइस, योर चॉइस। अगर मैं वहाँ बैठा होता उस डॉन की जगह में, तो ये पूरी फिल्म ही अलग होती। हम्म। आपने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, और जिस आदमी को वहाँ खड़ा होना चाहिए था उस आदमी को यहाँ बिठा दिया, उसने बर्बाद कर दिया आपकी पिक्चर है। लेकिन ये चॉइस भी आपका है, ये चॉइस भी आपका है। बाद में आप मत्था पच्ची करके कुछ नहीं हो पाएगा। ये चॉइस आपका है, बहुत सालों से ये चलता आया है, बहुत सालों से ये चलता है, अभी भी चल रहा है, कि हमने जिनको एसेट समझा वो एंड ऑफ द डे लाइबिलिटीज़ निकले, जिनको हम जिंदगी भर लाइबिलिटी समझते हैं वो एंड ऑफ द डे एसेट्स निकले। अनुराग कश्यप ने, आपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली बात बोली, उससे याद आया, अभी ऑन्टराज को लेके बोला था काफ़ी कुछ, कि इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो उसमें से 50, 60 या 70 तो एक्टर्स ले गए, अब बचे हुए में आप फिल्म बना रहे हो। लेकिन अब जब चीज़ें पलट गई हैं तो अब आप उसको लेके परेशान हो। मानते हो कि सही है, फिर लगता है कि नहीं, अगर एक्टर कोई 70, 60, 100 करोड़ ले रहा है तो फिल्म पे उतनी ऑडियंस भी ला रहा है। वही तो चक्कर है, अभी तो पता चल रहा है धीरे धीरे लोगों को। ऐसे बस चलता रहेगा। ये बदलती नहीं है, ऐसी चीज़ें ये बदलती नहीं, और ना तो बदलेगी, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। मतलब सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, हमारा मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है, जहाँ अभी OTT को भी उस दुनिया में लिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, क्योंकि जहाँ से कॉमर्स आएगा वो एरिया करप्ट होना ही शुरू होगा। फॉलोअर्स पे कास्टिंग वाली बात सच है? होता है ऐसा? देखा है? हाँ सुना देखा है, मैंने देखा है, फॉलोअर्स पे कास्टिंग हो रही है। मैंने देखा है फॉलोअर्स पे। हाँ, वही वाली सेम वाली बात है ना, कि फॉलोअर्स पे कास्टिंग, मतलब आपको ये लगने लगता है कि यार जितने फॉलोअर्स है वो सारे शायद दर्शक बन के टिकट खिड़की तक आ जाएंगे। नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आते। अगर आते तो सारी फिल्में हिट हो जाती, वो कभी नहीं आते। तो कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री जब तक नहीं होगा, तब तक
तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। आपका हाल ही में एक शो आया था गृह लक्ष्मी, उसमें हिना खान है। हिना खान फिलहाल एक जंग लड़ रही हैं, उसको लेके उनके फैंस का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। बतौर एक्टर जब वो सेट पे थी, क्या कुछ इस बार अलग था? क्योंकि इसके पहले जितना देखा है, एक इंसान जब किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो अलग मेंटल स्टेट में होता है, लेकिन उसके ऊपर ये भी है कि उसे शो करना है, एक्ट करना है, परफॉर्म करना है। कैसा रहता था नहीं, set? उसकी उसकी कुछ अंदरूनी तौर पे वो उसका बॉडी, उसका हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, ये हमको पता ही नहीं चला, बिकॉज हम लोगों ने शूटिंग की थी अप्रैल में। हम्म। उस टाइम तक शायद डायग्नोज नहीं हुआ था। ओके। तो ये उसने अनाउंस किया था शायद इन द मंथ ऑफ जून में। सो जब डायग्नोज हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक, तो लेकिन ये भनक तक नहीं पड़ा कि उसके अंदर कुछ चल रहा है या उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है, क्योंकि वो इतनी एनर्जेटिक थी, इतनी मतलब एंटरप्राइजिंग एक्ट्रेस है वो। शी इज़ अ फैंटास्टिक को एक्टर ऑल्सो। आपके साथ बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के साथ वो काम करती है। तो ऐसे ऐसे जो लोग शख्सियत होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत होते हैं। मतलब ये तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि किस लेवल पे हिना ये काम करके गई है इस शो में। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड गुड हेल्थ। शी इज़ अ फैंटास्टिक वुमन एंड फैंटास्टिक एक्टर। मैं अगर आपकी पूरी फिल्मोग्राफी को सम अप करूं, तो आपके मुताबिक आपका एक ऐसा कैरेक्टर जो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रहा हो? क्या है, सारे कैरेक्टर्स चैलेंजिंग ही होते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो कैरेक्टर्स जब हो जाता है, कैरेक्टर्स जब कर लिया जाता है, पिक्चर जब रिलीज हो जाती है, ऑडियंस जब पसंद करने लगते हैं, तब हमको लगता है कि यार चलो यार निकल गया ये सिस्टम से। अदरवाइज जब उसको अप्रोच कर रहे होते तब हमेशा वो बहुत चैलेंजिंग होता है, हर एक किरदार। मतलब जिस दिन मैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, जिस दिन मैं ये एक सेकेंड हाँ, तो जिस दिन मैं उस कैरेक्टर को अप्रोच करता हूँ, जिस दिन वो कैरेक्टर मेरे पास आता है, स्क्रिप्ट आती है, सो सबसे पहले तो वही चैलेंज होता है कि यार कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको निभाया जाए। तो वही कोशिश रहती है कि डायरेक्टर से बात करो, राइटर से बात करो, स्क्रिप्ट अच्छी तरह से पढ़ो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। तो लेकिन नर्वस एनर्जी बहुत रहती है, हमेशा रहती है, और ज़्यादातर छोटे कैरेक्टर करने में और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जैसे स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते हैं कि आया तो फाड़ देगा, लेकिन वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है कैरेक्टर का। कैरेक्टर की कोई जर्नी होनी होती, कैरेक्टर की कोई जर्नी नहीं होती, कैरेक्टर ऐसा आता है ऐसा ख़त्म हो जाता है, और आप एक रेडी सेटअप के अंदर घुसते हैं काम करने के लिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सैफ अली खान को जो पूरा वाकया हुआ है, कैसे देखते हो इसे आप? मैं बहुत बहुत मतलब बहुत शॉकिंग है, ऑफ कोर्स बहुत शॉकिंग है। मतलब किसी के घर में इतनी, मतलब वो भी ही इज़ अ प्रिंस, वो मतलब अब नवाब साहब। नवाब साहब है वो, मतलब, और उनके घर में इतनी सिक्योरिटीज़ है, हाई सिक्योरिटीज़, ऊपर से कपूर्स एंड पटौडी, दे आर लाइक, सो ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर में अगर इस तरीके का हादसा होना शुरू हो जाए तो फिर तो सोसाइटी में तो मतलब ख़तरनाक है। मतलब ये तो किसी के घर में भी तो कोई भी सुरक्षा नाम की चीज़ ही नहीं है। और मुंबई जैसे शहर जो इतना सेफ है। इतना सेफ शहर माना जाता है, जहाँ हम लोग रात को 3-3 4-4 बजे हमारे घर की, मेरी वाइफ ऑल्सो शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो कहीं से हम नायगांव से शूटिंग करके आते हैं, फिल्म सिटी से शूटिंग करके आ रहे हैं, रात को मरायलैंड से शूटिंग करके आ रहे हैं, तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ इस तरीके से, अगर मुंबई में ये सब होना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, और बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अलार्मिंग। वी शुड टेक रियली रियली some necessary
major on the police. Mumbai police is also very capable police force, one of the best police force we have in India. तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इस बात पर और बात को लेकर। सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं उस पर, खूब उसको शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। क्या है ना कि अब वही कैच टू सिचुएशन है लाइफ में भी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ये कॉमर्स है, यहाँ भी कॉमर्स चल रहा है आज के तारीख में। तो सब बिजनेस है, मतलब एवरीथिंग इज बिजनेस। मतलब किसी का दुख को डिटोरिएट करना, किसी के दुख में शामिल ना होना, किसी के दुख में ख़राब बातें बोलना, ये सब कुछ इंसान ही करते हैं। इंसान के लाइफ में ही होते हैं। तो हम तो मतलब क्या बोले इस पर, इसमें मैं कोई रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि क्योंकि हज़ार ओपिनियन होते हैं ना। जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट खिलाना सिखाया जाता है। सही बात है ना। तो उस सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है। पॉइंट है, अग्री करते हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ भी हम आपको और देख पाएंगे? है चीज़ें हैं, जैसे कि एक फिल्म है, एक रुका हुआ फैसला है, जो पुरानी फिल्म में थी। तो उस फिल्म का एक ऑफिशियल रीमेक हुआ है। तो वो एक रिलीज़ होनी है। 2-3 सीरीज़ और है। एक फिल्म है किलर इंस्टिंक्ट करके, एक फिल्म की मैंने अभी रिसेंटली, वो भी रिलीज़ होगी, वो पोस्ट प्रोडक्शन के लेवल पे है। तो चकदा एक्सप्रेस मैंने पिछले साल प्रोसीड की एक फिल्म की थी। इस फिल्म को लेके लेकिन क्या अटका? ये फिल्म बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है, मुझे भी नहीं पता। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बन चुकी है। हाँ, फिल्म बन चुकी है। बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। अनुष्का शर्मा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है फिल्म अभी तक कब रिलीज होगी, क्या होगा इस फिल्म का, मुझे पता नहीं। मैं उम्मीद पे रह सकते हैं। अभी मेकर्स वगैरह से बात नहीं होती कि क्यों अटक रही है रिलीज? सेंसर बोर्ड का इशू है, स्क्रीन्स नहीं मिल रहे, फिल्म को मार्केट नहीं आई डोंट मिल नो। रहा। मतलब अभी तक तो मेरी कोई बात हुई नहीं थी। मैं ज़रूर इस बात पे बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि दिक्कत है क्या आ रही है। लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट सब्जेक्ट है, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस है, और ऑफ कोर्स इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। अच्छी फिल्म बनी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाय, दिस इज दिव्येंदु भट्टाचार्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।